हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2014 के बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैं पूछा है कि जो हमारी कोई एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हो तो उसके अंदर हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके ऊपर हमारा क्या इफेक्ट रहेगा। और जैसा कि हमने जब एंजाइम के बारे में स्टडी किया था हमारे लेक्चर्स के अंदर, तभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो सिर्फ हमारी जो रिएक्शन रेट होगी उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और वो भी कैसे करेंगे, जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज करके, ठीक है। जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसको वो क्या कर देंगे, डिक्रीज करेंगे, जिससे हमारा जो रिएक्शन रेट होगा वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके ऊपर एंजाइम का हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होगा, अनचेंज रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। देन डिक्रीज, ये भी हमारा इनकरेक्ट। रिमेन अनचेंज, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। देन उसके बाद लास्ट है कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ आर्जिनिन, फिनाइलएलानाइन एंड हिस्टिडीन वाज फ्रैक्शनड यूजिंग कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एट न्यूट्रल पीएच। The amino acid were eluted with an increasing salt gradient. Identify the correct order of elution. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे तीन हमारे पास अमीनो एसिड है। एक हमारे यहाँ पे है अर्जिनिन, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे है फिनाइलएलानाइन और एक हमारे यहाँ पे है हिस्टिडीन। इन तीनों का ही हमारे यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है। जैसे कि अर्जिनिन प्लस फिनाइलएलानाइन प्लस हिस्टिडीन, इन तीनों का हमारा मिक्सचर है। और इसको हमने किसके थ्रू यहाँ पे पास किया है, हमने यहाँ पे किया है इसको कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के जैसे के लिए हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, एक हमारे पास यहाँ पे कॉलम होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पोर होगा, इस पोर के थ्रू हमारे जो अमीनो एसिड होंगे वे हमारे यहाँ पे इल्यूट आउट होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं कैटायन एक्सचेंज, तो कैटायन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है, जो ये वॉल्स होगी इनके साथ हमारा जो चार्ज होगा यहाँ पे वो कौन सा चार्ज होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस तरफ भी हमारा ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने जब इन तीनों अमीनो एसिड को यहाँ पे पास करेंगे, तो कैटायन एक्सचेंज में क्या होगा कि अगर किसी भी अमीनो एसिड के पास यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्या होगा, वो हमारा इन नेगेटिव चार्ज जो हमारे आंस है इनके साथ हमारा बाउंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी के पास हमारा नेगेटिव या फिर न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है, पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, किसी के पास अगर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ से पास हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि उसको तो यहाँ पे क्या होगा, वे तो रिपल होंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे रिपल होकर सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। देन उसके बाद अगर किसी के पास हमारा न्यूट्रल चार्ज है तो वो भी हमारा यहाँ पे लूट आउट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर किसी के पास हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो हमारा सबसे लास्ट में यहाँ पे लूट आउट होगा जब हम यहाँ पे सोल्ट ग्रेडियंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, जिसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे तीन अमीनो एसिड है, और इन तीन अमीनो एसिड को हमने जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमने यूज किया है वो हमने किस पीएच पे किया, न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच यानी कि पीएच हमारा कितना हुआ यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पीएच है वो हमारी कितना मिल गया, सभी का हमारा यहाँ पे 7 पीएच हो गया। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे इनके ऊपर चार्ज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चार्ज कैलकुलेट करते टाइम हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे चाहिए इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन का जो हमारा यहाँ पे पीआई होगा, पीआई हमारा इसका होता है 10.76, ठीक है। जो हमारा फिनाइलएलानाइन होता है इसका जो हमारा पीआई वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 5.8। और जो हमारा हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन का जो हमारे यहाँ पे पीआई वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 7.59, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पीएच भी है और पीआई भी है। अब जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि अगर हमारी जो पीएच वैल्यू है अगर वो हमारी पीआई से रहती है ज्यादा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा अमीनो एसिड होगा उसके ऊपर हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे वो हमारा होगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अगर हमारी पीएच वैल्यू ज्यादा रहती है, और अगर हमारा यहाँ पे जो पीएच वैल्यू है अगर वो होती है कम पीआई से, तो उस टाइम पे जो हमारा नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे बात करें आर्जिनिन के लिए, तो आर्जिनिन के अंदर हमारा जो पीआई वैल्यू है वो हमारी पीएच से ज्यादा है, और अगर हमारी पीआई वैल्यू पीएच से ज्यादा होती है तो उस टाइम पे हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिनाइलएलानाइन की बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो पीएच है वो हमारा ज्यादा है, और अगर पीएच ज्यादा होता है तो उस टाइम पे जो नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। लास्ट में अगर हम यहाँ पे हिस्टिडीन की बात करें तो इसके ऊपर भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे पीआई क्योंकि हमारा यहाँ पे ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
तो जो हमारा फिनाइलएलानाइन है उसके ऊपर हमारा नेगेटिव है, और जो बाकी के हमारे आर्जिनिन और हिस्टिडीन है उनके ऊपर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें आर्जिनिन के लिए, तो आर्जिनिन के अंदर जो हमारा यहाँ पे पीआई वैल्यू है ना, वो हमारी पीएच से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं हिस्टिडीन की बात करूं तो वो हमारी ज्यादा जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है अगर हम आर्जिनिन के साथ इसको कंपेयर करके चले। तो अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज हमारा किसके ऊपर होगा, आर्जिनिन के पास। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा। जो हमारा यहाँ पे हिस्टिडीन है उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमारा कौन आएगा जिसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, फिनाइलएलानाइन आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर को यहाँ पे लिखते हैं तो पहले सबसे हमारा कौन आ रहा है, फिनाइलएलानाइन। देन उसके बाद हमारा कौन आएगा जिसके ऊपर हमारा न्यूट्रल, और न्यूट्रल तो किसी के पास भी नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव भी हमारे दो के पास है, हिस्टिडीन के पास है और आर्जिनिन के पास है। लेकिन मैं अगर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो वो हमारा किसके पास है, आर्जिनिन के पास। तो सबसे पहले मतलब इन दोनों में से हमारा पहले कौन आएगा, यहाँ पे हिस्टिडीन आएगा, क्योंकि इसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज जरूर है लेकिन आर्जिनिन से कम पॉजिटिव चार्ज है। और लास्ट में हमारे यहाँ पे कौन आता है, आर्जिनिन आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, फिनाइलएलानाइन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो एक में हमें यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर हमें करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, फिनाइलएलानाइन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, which of the following protease does not cleave on the carboxyl side of any arginine residue in the protein। अब यहाँ पे मैं क्या बताया हुआ है कि हमारे डिफरेंट यहाँ पे क्लीवेज एंजाइम दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऐसा एंजाइम होगा जो कि आर्जिनिन के जो हमारी कार्बोक्सिल साइड होगी उसको ये क्लीव नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तो हमारा बिल्कुल करता है, जो हमारा आर्जिनिन और हमारा जो लाइसिन होता है उन दोनों के अंदर जो हमारा कार्बोक्सिल साइड होगा उसको ये क्लीव करता है। प्रोटेज के भी हमारा करता है, थ्रोम्बिन भी करेगा। ठीक है, और जो हमारा काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन तो हमें अलग से याद रहता है। काइमोट्रिप्सिन में हमारे क्या होते थे, जो हमारे एरोमेटिक होते थे, डब्ल्यू, वाई और एफ। ठीक है, ये हमारे जो अमीनो एसिड होते थे इनको हमारा क्लीव कौन करवाता था, जो हमारा काइमोट्रिप्सिन होता था। तो ये हमारा आर्जिनिन को यहाँ पे क्लीव नहीं करवा पाएगा, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द रिसेप्टर फॉर एफिनेफ्राइन इज, यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारा एफिनेफ्राइन होता है उसके लिए हमारा जो रिसेप्टर होगा वो हमारा इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की बात करें, जो हमारा आरटी के पाथवे होता है, तो ये हमारा किसके लिए रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ये हमारे करते हैं जो हमारे ग्रोथ फैक्टर हो गए उनके लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सीरिन, ये भी हमारा नहीं होता इसके लिए। देन उसके बाद यहाँ पे हमें जीपीसीआर दिया हुआ है। जीपीसीआर जो होगा वही हमारे यहाँ पे एफिनेफ्राइन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो हमारा जीपीसीआर होता है ना, जीपीसीआर की अगर हम यहाँ पे कॉमन लिगेंड्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा कौन आता है, एक हमारा जैसे कि यहाँ पे एफिनेफ्राइन हो गया। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे होता है ग्लूकागोन। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है सीरोटोनिन। ये हमारे कॉमन लिगेंड है जिनके साथ जो हमारा यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड होगा वो हमारा कौन सा होता है, जीपीसीआर। अगर हम यहाँ पे आरटी के पाथवे की बात करें तो जैसे हमने बताया है कि वो हमारे कौन से होते हैं, ग्रोथ फैक्टर इनके साथ हमारे बाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा टीजीएफ बीटा होते हैं, ठीक है, वे हमारे रिसेप्टर किनके साथ बाइंड करते हैं, जो हमारे बीएमपी होंगे। ठीक है, या फिर जो हमारा टीजीएफ ही होगा, टीजीएफ बीटा होगा उसके साथ हमारा बाइंड करेगा। एक हमारे यहाँ पे होते हैं साइटोकाइन पाथवे, साइटोकाइन रिसेप्टर। ठीक है, वे हमारे किसके साथ बाइंड करते हैं, जो हमारे प्रोलैक्टिन होंगे। ठीक है, जो हमारा आरटी का होता है ना वो हमारा ग्रोथ फैक्टर के साथ तो करेगा ही, साथ में जो इंसुलिन भी होता है उसके साथ भी हमारा बाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एफिनेफ्रिन होगा वो हमारा किसके साथ यहाँ पे बाइंड करता है, जीपीसीआर के साथ। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। डी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे लिगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये हमारे नहीं होते, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये वाले जो फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द ऑप्शन विद टू रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से हमें ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं पहले, तो जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना उनकी हमारे यहाँ पे अगर हमें स्ट्रक्चर दी हुई हो, ठीक है, तो उसकी हमारी किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जो हमारे शुगर होते हैं ना, शुगर के पास हमारे होता है एक एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, और एनोमेरिक कार्बन हमारा कौन सा होता है, जो हमारा सेकंड नंबर या फिर फर्स्ट वाले जो फर्स्ट या फिर जो हमारे सेकंड वाले जो कार्बन होते हैं ना,
ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला होगा ना, ठीक है, कई स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, और कई के अंदर हमारा क्या रहता है, सेकंड भी हमारा होता है एनोमेरिक कार्बन। अब जो हमारे एनोमेरिक कार्बन होते हैं ना, एनोमेरिक कार्बन के पास हमारा क्या होता है, OH होगा, ठीक है, और जो हमारा ये OH है, अगर ये हमारा होता है यहाँ पे फ्री, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। यानी कि जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है उसके पास हमारा जो OH है, ठीक है, वो अगर हमारा यहाँ पे होता है फ्री, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर होगा। और अगर वो हमारा किसी बॉन्ड के अंदर ऑलरेडी इंसर्ट है, अगर वो हमारा यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म में है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं, पहले में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लैक्टोज और माल्टोज। अगर हम यहाँ पे बात करें लैक्टोज के लिए, तो लैक्टोज में आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक तो होगा लैक्टोज की, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो हमारे यहाँ पे होता है गैलेक्टोज और एक हमारे यहाँ पे होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ पे गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज के अंदर जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है उसका हमारा OH ऑलरेडी बाउंडेड फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट है, ग्लूकोज के अंदर जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है ना, वो हमारा क्या है, यहाँ पे फ्री है, इसका जो OH है वो हमारा क्या है, यहाँ पे फ्री होगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे लैक्टोज है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, सेकंड अगर हम यहाँ पे माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज में हमारा क्या होता है, माल्टोज में हमारी जो फर्स्ट यूनिट होगी ये हमारा डाइसेक्राइड है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे यूनिट होती है जो कि हमारी ग्लूकोज की होगी, तो उसका हमारा जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन जो इसका हमारा यहाँ पे ग्लूकोज वाला जो सेकंड यूनिट है, अब जो हमारा यहाँ पे माल्टोज होता है ना, माल्टोज के अंदर हमारे ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ही हमारी यूनिट होगी, तो इसके अंदर भी जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड है ना, वो हमारा फोर्थ वाला यहाँ पे कार्बन बना रहा है, और इसका जो हमारा फर्स्ट वाला है वो हमारा यहाँ पे फ्री है। ठीक है, ये हमारा एरोमेरिक कार्बन और इसका जो OH है वो हमारा फ्री हो गया, तो इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग शुगर। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें जो लैक्टोज और माल्टोज दिए हुए हैं वे दोनों ही हमारे क्या होंगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर हो गए, तो इसीलिए यही हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर हम बाकी ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ट्री हेलोज दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्री हेलोज की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ट्री हेलोज में हमारी जो फर्स्ट यूनिट होती है वो हमारी किसकी बनी होती है, वो हमारी ग्लूकोज की होगी। ठीक है, और इसका जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है वो हमारा यहाँ पे फिर से क्या हो गया, बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हो गया। लेकिन जो हमारी सेकंड यूनिट होती है, जैसे कि हमारा माल्टोज था ना, माल्टोज की जैसे हमारा क्या होता है, ट्री हेलोज होता है, इसके अंदर भी हमारी जो दोनों यूनिट होती है वो हमारी किसकी होती है, ग्लूकोज की बनी होंगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ट्री हेलोज होगा, इसकी जो सेकंड यूनिट होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एनोमेरिक कार्बन है फर्स्ट नंबर वाला, वही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इस बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं माल्टोज की बात करूं तो यहाँ पे हमारा कौन सा होता था, कार्बन नंबर 4, यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है। यानी कि इस डाइसेक्राइड के अंदर दोनों ही जो हमारे यहाँ पे कार्बन इन्वॉल्व है वे हमारे कौन से बॉन्ड के अंदर, वे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे एनोमेरिक कार्बन। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो एनोमेरिक कार्बन है वो हमारा यहाँ पे फ्री नहीं है, और अगर फ्री नहीं होता है तो वो हमारा क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग। तो यानी कि ट्री हेलोज हमारा क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो ही गया, क्योंकि हमारा ट्री हेलोज यहाँ पे आ जाता है। एक यहाँ पे हमें सुक्रोज भी दिया हुआ है। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज हमारा किससे बना होता है, एक हमारा फ्रुक्टोज और एक हमारा यहाँ पे ग्लूकोज। अगर हम यहाँ पे फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज का हमारा जो एनोमेरिक कार्बन है वो हमारे यहाँ पे बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है। और अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के अंदर भी जो हमारा यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन होगा सेकंड वाला, जैसे हमने बताया था, अगर हम यहाँ पे सेकंड वाले को देखें तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ये भी हमारा बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व रहेगा। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसका जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है वो हमारे यहाँ पे फ्री नहीं है। तो यानी कि सुक्रोज और ट्री हेलोज दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग हो गए। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन के अंदर हमें लैक्टोज, लैक्टोज तो चलो हमारा रिड्यूसिंग है, लेकिन सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग, तो ये भी इनकरेक्ट। मोल्टोज एंड ट्री हेलोज, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द एफिनिटी ऑफ एन एंटीबॉडी कैन बी डिटरमाइंड क्वांटिटेटिवली। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टेक्निक दी हुई है और उसमें से हमें उस टेक्निक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द एफिनिटी ऑफ एन एंटीबॉडी, जिसकी हमारी जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी है उसकी जो एफिनिटी रहती है किसी मॉलिक्यूल के साथ, उसको हम क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन कर पाए। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीडोफ, जो हमारी यहाँ पे टेक्निक होती है मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोटीन सीक्वेंसिंग होती है ना, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और वो हम किसके बेस पे करते हैं, यहाँ पे अगर हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग यहाँ पे कर भी रहे हैं तो वो हम करते हैं जो हमारा मास होगा। ठीक है, जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उनके जो हमारा मास रहता है, मास बाय चार्ज हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके अंदर हमारा क्या रहता है, जो हमारी मल्टीडोप टेक्निक रहती है वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एफिनिटी है, एफिनिटी का हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं होता, हमारे यहाँ पे काम किसका होता है, मास का। ठीक है, जो ओवरऑल वेट रहेगा अमीनो एसिड का या फिर प्रोटीन का, तो उसके हमारा यहाँ पे काम रहता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है आइसो इलेक्ट्रिक फोक्सिंग। जो हमारी आइसो इलेक्ट्रिक फोक्सिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो हमारे अमीनो एसिड हो, ठीक है,
या फिर हमारे प्रोटीन हो, तो उन स्ट्रक्चर की हम सेपरेशन के लिए इसको यूज करते हैं। और सेपरेशन भी हम किस बेस पे करते हैं, जो हमारे प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड है उनके जो हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एफिनिटी का कोई काम नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है एसटीएस पेज, ये हम किसके लिए करते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन के लिए हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। और जो हमारी यहाँ पे सेपरेशन होगी वो हम किस बेस पे करते हैं, जो हमारा यहाँ पे मास होगा या फिर मोलिकुलर वेट होगा प्रोटीन्स का, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमारा एफिनिटी का कोई ज्यादा का रोल नहीं है। लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है इक्विलिब्रियम डायलिसिस, और ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोटीन है उनकी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ, किसी मॉलिक्यूल के साथ जो एफिनिटी होती है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, या फिर उसकी हम जो क्वांटिटेटिवली उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज 1। अब यहाँ पे हमें एक एंजाइम दिया हुआ है फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज 1, और उसके लिए जो हमारा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होगा उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जो हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज 1 होता है ना, वो हमारा कहाँ पे यूज होता है, वो हमारा मेजरली यूज होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और वहां पे वो क्या करता है, जो हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है उसको कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, और किसका यूज करके, एक एटीपी का यूज करके। अगर हम इसके यहाँ पे इनिबिटर और एक्टिवेटर की बात करें, तो जो हमारा एटीपी होता है वो हमारा एक इसके इनिबिटर की तरह काम करेगा, जो हमारा सिट्रेट होता है वो भी इसका एक इनिबिटर की तरह काम करेगा, जो एएमपी और एडीपी होते हैं वे हमारे इसके एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, और जो हमारा फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट होता है वो हमारा यहाँ पे एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। एक्टिवेटर तो ये भी है, लेकिन ये हमारा कैसा होता है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये भी नहीं होगा। देन उसके बाद सिट्रेट, ये तो हमारा इनिबिटर होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर ए सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम a reaction is carried out at a substrate concentration 4 times the value of Km. The observed initial velocity will be filling the blanks % of Vmax. अब यहाँ पे मैं क्या बोला गया है कि कोई हमारी सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और अगर हमारी कोई सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है तो उसके लिए जो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। और वो हमारी क्या होती थी, जिसके अंदर हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होती थी वो हमारी किसके इक्वल होती थी, वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, इज कैरिड आउट एट ए सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ Km। जो हमारी यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है वो हमारी Km की क्या है, 4 टाइम्स है। जो हमारी सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है वो हमारी Km से क्या हो गई, 4 टाइम्स है, यानी कि 4 Km के इक्वल हो गई हमारी सबस्ट्रेट यहाँ पे कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज दे दी, और उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि जो हमारी वी नोट होगी वो हमारी वी मैक्स के कितना रहेगी, ठीक है, उसका कितना % होगी। तो यहाँ पे मैं क्या है कि जो हमारा सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 Km रखेंगे। तो जो हमारा वी नोट है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी मैक्स, ये तो हमारा यूं का यूं है। जो हमारा सबस्ट्रेट है उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 4 Km, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे Km हो गया, प्लस सबस्ट्रेट की जगह हमने क्या रखना है यहाँ पे 4 Km। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया वी मैक्स, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे Km डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे Km प्लस 4 Km, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 5 Km। तो ये हमारा Km से Km यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4/5 वी मैक्स, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल हो गया, वी नोट। यहाँ पे हमें यही बताना है कि जो हमारा यहाँ पे वी नोट है वो हमारा वी मैक्सिमम का कितना % है। तो अगर हम यहाँ पे 4/5 की बात करें तो ये हमारा कितना % होगा, अगर हम इसको % में काउंट करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 80%, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारी जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है वो हमारी Km के 4 टाइम्स हो जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे वी मैक्सिमम होगा वो हमारा क्या हो जाता है, 80% हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे वी मैक्स का 80% तक पहुंच जाएगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग बायोकेमिकल रिएक्शन, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी इज इक्वल टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट प्लस एडीपी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अंडर बायोकेमिकल स्टैंडर्ड कंडीशन KeQ for the above reaction is 254. The standard free energy change
ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सिंबल दिया हुआ फ्री एनर्जी चेंज के लिए। फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज केजे पर मोल। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होगा इस रिएक्शन के लिए वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जो हमारे यहाँ पे के क्या यानी कि जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 254। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या रहता है, ये हमारा होगा जो हमारी फ्री एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, वो हमारा किस स्केल होता है, RT/ln KE क्या। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आर के लिए बात करें तो आर हमारे यहाँ पे क्या होता है, आर हमारा होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। ठीक है, और गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, अगर हम यहाँ पे उसको जूल की कंसंट्रेशन में लिख के चलते हैं तो वो हमारा होता है 8.315। ठीक है, उसके बाद टी हमारा क्या होता है, टी हमारा होगा यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा होता है 298 केल्विन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे के ई क्या हो यानी कि जो हमारा यहाँ पे एल एन के ई क्या हो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 254। और अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा हो जाएगा 5.54 के इक्वल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इन सभी को मल्टीपल करते हैं तो वो हमारा कितना होता है 13,720 लगभग इसके हमारा अराउंड रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये तो हमारी जो वैल्यू आई थी ना ये हमारे किस में आई है, जूल पर मोल के अंदर। और अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं किलो जूल के अंदर तो वो हमारा क्या हो जाएगा 13.7 के अराउंड। ठीक है, किलो जूल, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा लगभग इसी के अराउंड रहता है। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो इज द हाइड्रोपैथी प्लॉट ऑफ ए मोनोमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे हमारा कोई मोनोमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, और उसके लिए हमारा जो हाइड्रोपैथी प्लॉट है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और इसके बेस पे हमें क्या बताना है, हाउ मेनी ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन। अब जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोपैथी प्लॉट जो होता है उसके अंदर क्या रहेगा, सिंपली हमें ये चेक करना है कि जो हमारे यहाँ पे 0 है, ठीक है, उसको कितनी बार जो हमारा यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मोनोमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का जो हमारा ये ग्राफ रहेगा वो इस 0 लाइन को कितनी बार हमारा यहाँ पे क्रॉस करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा यहाँ पे एक बार इसको क्रॉस कर रहा है, सेकंड यहाँ पे हमारा कर रहा है, सेकंड हमें यहाँ पे चीज देखनी है कि जो हमारे यहाँ पे ये पीक आ रही है ना वो हमारी कितने पे आ रही है। एटलीस्ट अगर हमारी जो 40 to 60 तक की अगर हमारी यहाँ पे ये पीक रहती है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोपैथी इंडेक्स है जो कि हमारा किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, अगर हमारा वो 40 to 60 से अबो रहता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसिस की तरह रहेगा। यानी कि क्या होता है, जैसे कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे कि ये हमारी मेम्ब्रेन होगी, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि हमारा कोई यहाँ पे एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे पार कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यूं बताना है कि ये जो हमारा यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये हमारा इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को कितनी बार हमारा क्रॉस करेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे उसके लिए हाइड्रोपैथी इंडेक्स जो हमारा यहाँ पे प्लॉट है वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे जो प्लॉट रहता है, ठीक है, अगर वो हमारा यहाँ पे कितनी बार क्रॉस कर रहा है सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, और वो क्रॉस कर भी रहा है तो वो हमारा 40 to 60 वाली जो हमारी यहाँ पे लाइन रहती है यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी उसको क्रॉस कर भी रहा है नहीं कर रहा। अगर जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमारे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, लेकिन सेकंड वाला जो हमारे यहाँ पे ग्राफ आया है ना, जो हमारी ये पीक आई है वो हमारी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे एक ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं बनेगा, ये हमारे यहाँ पे एक अल्फा हेलिसिस की तरह काम नहीं करेगा जो कि हमारा पूरी इस मेम्ब्रेन को पार कर पाए। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हमारा यहाँ पे एक ही बार इसको क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसिस होंगे इस प्रोटीन के अंदर वे हमारे कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा। ये वाला हमारा हो सकता था अगर इसकी पीक हमारी ऊपर की होती। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यानी कि जो सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही बार इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, an aqueous solution containing two compound X and Y. This solution gave observance of 1.0 and 0.4 at 220 and 280 nanometer respectively in a 1 centimeter path length cell. The molar absorption coefficient of compound X and Y are as shown in the table below. अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि हमारा यहाँ पे कोई एक्वस सॉल्यूशन है जो हमारा किसका है, एक हमारा X और एक हमारा Y का है। ठीक है, जो हमारा ये सॉल्यूशन है इसकी हमने क्या किया यहाँ पे, उसकी हमने एब्जॉर्बेंस चेक की है
220 और 280 नैनोमीटर के ऊपर। अगर हम यहाँ पे पहले बात करें 220 नैनोमीटर के ऊपर, तो वहां पे जो हमारी एब्जॉर्बेंस आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 1.0, और जो हमारी यहाँ पे 280 के ऊपर जो एब्जॉर्बेंस आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 0.4। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे लेंथ दी हुई है, ठीक है, जो हमारी लेंथ सेल होगी, ठीक है, सेल की, वो हमारी कितनी दी हुई है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। और जो हमारे यहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रहता है एक्स और वाई के लिए, क्योंकि हमारे दो अलग अलग कंपाउंड है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, तो उन दोनों के में यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रहता है वो हमारे यहाँ पे गिवन है। जो हमारा एक्स है उसका 220 के ऊपर हमारा जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो हमारा कितना है 1000। जो हमारा वाई है उसका कितना है 800। और अगर हम 280 की बात करें तो वहां पे हमारा जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एक्स के लिए वो हमारा कितना है 200, और वाई का हमारे यहाँ पे है 400। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाई इन द सॉल्यूशन इज, जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन है इसके अंदर हमारी जो वाई की कंसंट्रेशन होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं, हमारे यहाँ पे दो अलग अलग एब्जॉर्बेंस दी हुई है ना, दो अलग अलग नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी 220 वेवलेंथ है उसके ऊपर, ठीक है। तो 220 जब हमारी यहाँ पे वेवलेंथ है तो उस टाइम पे जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बेंस के लिए वो हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बेंस, अगर हम यहाँ पे 220 की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा होता है यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, और जो हमारी यहाँ पे लेंथ होती है। अब यहाँ पे जो हमारी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो हमें यहाँ पे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है हमारे एक्स और वाई, तो हमें यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड की हमें यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उनकी हमारी कंसंट्रेशन भी रहेगी। तो यानी कि जो हमारा अलग अलग कंपाउंड है ना वो अपनी अलग अलग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारा एक्स है उसके लिए, ठीक है, ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स, लेंथ तो हम दोनों की सेम ही रख रहे हैं क्योंकि सेम जो हमारी लेंथ है ना वो तो 1 सेंटीमीटर है, वो हमारा मिक्सर भी है, ठीक है। तो लेंथ तो हमारी यहाँ पे सेम होगी, लेकिन जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हमारी यहाँ पे वेरी कर रही है, और जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो हमारे यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे, यानी कि जो हमारा यहाँ पे एक्स है उसके लिए हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस जो हमारा यहाँ पे वाई वाला है उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इनकी जो हमारी सम आएगा वो हमारा कितना होगा, जो जो हमारा टोटल एब्जॉर्प्शन आ रही है 220 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन हमारी कितनी है 1, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा एक्स है, एक्स का हमारा जो यहाँ पे कोफिशिएंट है 220 के ऊपर वो हमारा कितना है 1000, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 1000 हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कंसंट्रेशन के लिए, तो कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है अभी तक, वो तो हमें कैलकुलेट करनी है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे एक्स, हम इसको रख लेते हैं, जो हमारा एक्स है ना इसकी कंसंट्रेशन हमारी क्या है एक्स, और इसकी हमारी यहाँ पे स्मॉल वाई रख लेते हैं, ठीक है। एल एल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे इसको हमारा 1 ही रहेगा, प्लस जो हमारा यहाँ पे सेकंड है, ठीक है, सेकंड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमारा कितना है 220 के ऊपर वाई का 800, जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो वो यहाँ पे हमारी स्मॉल वाई, और जो हमारी लेंथ है वो हमारी यहाँ पे 1, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 1000 वाई प्लस 800, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है, और 800 वाई, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। तो एक हमारी यहाँ पे इक्वेशन जो बनती है फर्स्ट इक्वेशन वो हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, अगर हम 220 नैनोमीटर की बात करें तो वहां पे हमारा जो 1000 एक्स प्लस जो हमारा 800 वाई है वो हमारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ये हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करें 280 नैनोमीटर के ऊपर, एट 280 नैनोमीटर, तो उस केस में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, सिमिलर वही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, जो हमारी एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस हमारी यहाँ पे कितनी आ रही है 0.4, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, जो हमारी यहाँ पे एक्स की जो हमारी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई जो उसकी हमारी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे लेंथ होगी, प्लस जो हमारा यहाँ पे वाई वाला केस रहेगा, जो इसकी एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट होगा वाई, उसकी जो हमारी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, वाई, और ये जो हमारा लेंथ होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये हमारा 0.4 ही होगा, जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट है वो हमारा कितना है यहाँ पे 200, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स के लिए जो हमारा 280 के ऊपर जो मैं जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो हमारा कितना है 200 हो गया यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, वो हमारी एक्स हो जाती है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस जो हमारा यहाँ पे सेकंड वाई के लिए मैं यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो हमारा कितना है यहाँ पे 400, ठीक है, मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 0.4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 एक्स प्लस 400 वाई, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 400 वाई,
ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या आ जाती है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा 200x प्लस 400y इज इक्वल टू 0.4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है यहाँ पे। अब बस हमें यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे बताना है कि जो हमारी x और y है उसकी हमारी यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या आ रही है हमारी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है 1000x प्लस 800y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और जो हमारी सेकंड है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है 200 प्लस 400y इज इक्वल टू 0.4। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें x और y में से हमें किसी एक वैल्यू को यहाँ पे इक्वल रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको हमने मल्टीपल कर दिया 2 के साथ, फर्स्ट वाले को हमने कुछ नहीं किया। फर्स्ट वाला हमारा क्या रहेगा यहाँ पे 1000x प्लस 800y इज इक्वल टू 1। जो हमारी सेकंड है उसको हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 400 हो गया 400x। ठीक है, ये हमारा y क्या हो जाता है 800y। अब यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू है ना वो हमारी इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीपल किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.8। इसको भी हमने 2 के साथ मल्टीपल कर लिया। अब क्या है, अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं इसमें से माइनस। माइनस अब जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हमारा माइनस और ये हमारा यहाँ पे माइनस, तो हमारा प्लस 800y माइनस 800y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक दूसरे के साथ कैंसिल। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 600x और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 1 माइनस 0.8, तो यानी कि 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पे क्या आ जाती है 0.2 डिवाइडेड बाई 600। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है लगभग जो हमारा 0.33 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे क्या आ जाती है जो हमारी x है ना उसकी वैल्यू। ठीक है, और x हमारा क्या था, जो हमारे x यहाँ पे कंपाउंड था उसकी हमारी कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है मोलर में अभी। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो हमें आंसर देना है ना वो हमें किसके अंदर देना है मिली मोलर के अंदर। ठीक है, अभी हम चलो इसको यहाँ पे मिली मोलर में नहीं लेके चल रहे क्योंकि हमें y की भी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो हमारा x की यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 0.33 इंटू 10⁻⁻3 मोलर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी ये वैल्यू आई है ना उसको हम यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था 1000, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में लेके चलते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या आएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, इनटू में जो हमारे यहाँ पे x की हमारी वैल्यू क्या आई है 0.33 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, प्लस 800y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा 1000 है, ये हमारा 10⁻⁻3 है, तो ये हमारे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास यहाँ 0.33 प्लस 800y इज इक्वल टू 1। तो हमारा 800y किसके इक्वल हो गया 1 माइनस 0.33, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.67। जो हमारा यहाँ पे y होगा वो हमारा क्या हो जाता है 0.67 डिवाइडेड बाई 800। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आता है, ये हमारा आएगा 0.83 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी y की कंसेंट्रेशन होगी 0.83 इंटू 10⁻⁻3 मोलर। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पे किस में आ रहा है मोलर में आ रहा है, लेकिन हमें जो यहाँ पे आंसर बताना है ना वो हमें किसके अंदर बताना है मिली मोलर के अंदर। ठीक है, जो हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है वो हमें किसके अंदर है मिली मोलर के अंदर दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 0.83 इंटू 10⁻⁻3, अगर हम यहाँ पे इसको मोलर को मिली मोलर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये कैंसिल, तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा 0.83 मिली मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.83। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है ए प्योरिफाइड ओलिगोमेरिक प्रोटीन वाज एनालाइज्ड बाय एसटीएस पेज अंडर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन। A 1 liter solution of 1 mg per ml concentration has 4.01 into 10⁻18 molecule of the oligomeric protein. Based on the data shown below, deduce the total number of polypeptide chain that constitute this protein. अब यहाँ पे हमें एक STS पेज का हमारा जो डाटा है वो हमें यहाँ पे गिवन है और इसके अंदर हमें यहाँ पे दो कंडीशन के अंदर हमें डाटा गिवन है। एक हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट यानी कि इसमें हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर है। रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे कि हमारी एक चैन ये हो जाती है, एक हमारी ये वाली चैन हो जाती है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कई बार हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिड्यूसिंग कंडीशन ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो हमारे यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन है उसके अंदर हमारा जो ये बॉन्ड रहेगा वो हमारा यूं का यूं रहेगा, वो हमारा यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। रिड्यूसिंग कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम इसको यहाँ पे क्लीव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो टाइप के यहाँ पे बैंड है वो हमें यहाँ पे गिवन है।
अगर हम यहाँ पे बात करें रिड्यूसिंग कंडीशन की, तो रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर हमारा एक तो हमें बैंड मिल रहा है यहाँ पे 50 किलो डाल्टन का, और एक हमें यहाँ पे गिवन है 25 किलो डाल्टन का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक हमारा यहाँ पे 50 किलो डाल्टन और एक हमारा 25 किलो डाल्टन, ये तो हमारा किस में आ रहा है, जब हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग कंडीशन यूज की है। अगर हम यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन रखते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे बैंड मिल रहा है वो हमें किसके इक्वल मिल रहा है, 75 किलो डाल्टन। तो इसका मतलब साफ साफ हमारा क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे हमारा, जैसे कि ये हमारी दो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, अगर हम इनके बीच का जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है, अगर हम उसको ब्रेक कर देते हैं तो हमें एक हमें 50 और एक में 25 का मिल रहा है, और अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो टोटल होगा, यानी कि ये तो हमारा ब्रेक हुआ नहीं, तो हमारा जो टोटल बैंड होगा वो हमारा कितना हो जाता है, 75 किलो डाल्टन का। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होंगी, एक हमारी ये चैन हो गई और एक हमारी ये वाली चैन हो गई, और ये दोनों चैन हमारी एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड रहेगी। ठीक है, तो दो तो हमारी यहाँ पे ये चैन आ जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि एक हमारा ये वाली दो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन की एक हमारी सब यूनिट हो गई, और दूसरी हमारी एक और सब यूनिट यहाँ पे होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि एक हमारी यहाँ पे भी इसी टाइप से हमारी एक चैन हो गई, तो ये दोनों हमारी चैन एक दूसरे के साथ बाउंड रहती है। ठीक है, वीक इंट्रेक्शन के थ्रू, तो हमारी जो टोटल चैन हो जाती है वो हमारी कितनी हो जाती है, वहां पे 4 हो जाएगी। अगर हमारी 3 सब यूनिट होती है तो वहां पे हमारी कितनी हो जाएगी, 6। हमारी यहाँ पे 4 होती है तो हमारी कितनी हो जाएगी, 8। और अगर हम यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमने जब यहाँ पे रिड्यूसिंग कंडीशन ली, तो रिड्यूसिंग कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो चेन्स है वो हमारी अलग अलग हो जाएगी। हर एक चैन के अंदर हमारा क्या है, एक हमारी 50 की है और एक हमारी 25 की है, तो हमारे यही पैटर्न हमें मिलेंगे। और अगर हमारी यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन रखते हैं, तो हमारी जो वीक इंट्रेक्शन है वो तो हमारी ब्रेक हो जाएगी, लेकिन हमारी जो ये दो पेप्टाइड चेन की जो हमारी यहाँ पे एक सबनेट थी, वो हमारी क्या होगी, वो हमें यूक्यू मिलेगी, और वहां पे भी हमारा जो बैंड होगा वो हमारा कितना होगा, 75 किलो डालने का। तो यहाँ पे हमें ये कंफर्म नहीं है अभी कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है उसके हमारी कितनी सब यूनिट है। जैसे कि एक सब यूनिट के पास हमारा क्या होगा, दो हमारी चेन होगी, एक हमारी 50 की, एक हमारी 25 की। सेकंड जो हमारी यहाँ पे सब यूनिट होगी उसके पास भी हमारी सिमिलर वही रहेगा। तो यहाँ पे हमें यूं कंफर्म नहीं है अभी कि हमारी जो सब यूनिट है वे हमारी कितनी सब यूनिट यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाटा गिवन है, ए 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 1 mg per ml concentration has 4.01 10 raised to power 18 मोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर होते हैं, उसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारे जो कोई भी अगर हमारा कोई प्रोटीन है उसके अंदर हमारे जो टोटल मोलिक्यूल होंगे वे हमारे कितने होते हैं, 6.23 10 रेज टू पावर माइनस सॉरी प्लस 23 मोलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे जो मोलिक्यूल्स है वे हमारे कितने मोलिक्यूल्स है, वे हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 4.01 10 रेज टू पावर 18 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका जो टोटल मोलिकुलर वेट देखते हैं, ठीक है, जो हमारा एवोगैड्रो नंबर था उसके अंदर हमारे कितने मोलिक्यूल होते हैं, इतने, और हमारे जो यहाँ पे हमें जो मोलिक्यूल गिवन है एक 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर वो हमारे कितने यहाँ पे है, 4.01 10 रेज टू पावर 18। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट देखते हैं, जो हमें यहाँ पे इतने मोलिक्यूल दिए हुए हैं ना, उसका अगर हम यहाँ पे मोलिकुलर वेट देखें तो वो हमारा कितने इक्वल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5, और अगर हम यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 150,000। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाती है, और ये हमारा किस में आया है, ये हमारा आया यहाँ पे डाल्टन में। अगर हम इसको यहाँ पे किलो डाल्टन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 150 किलो डाल्टन। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा ना, उस प्रोटीन का हमारा जो टोटल मोलिकुलर वेट होगा वो हमारा कितना है, 150 किलो डाल्टन। अब हमने क्या बताया था कि जो हमारी एक सब यूनिट है, एक सब यूनिट के अंदर हमारी एक 50 है, एक हमारी 25 है, तो इस सब यूनिट का टोटल जो हमारा मोलिकुलर वेट है वो हमारा कितना है, 75। लेकिन जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन का हमारा टोटल मोलिकुलर वेट कितना है, 150 किलो डाल्टन। एक सब यूनिट का कितना है हमारा, 75। तो हमारा जो टोटल प्रोटीन होगा उसके अंदर हमारी कितनी सब यूनिट होगी, यहाँ पे 2 सब यूनिट होगी। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमने जैसे बताया था कि एक सब यूनिट के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे दो हमारी चेन्स है। ठीक है, तो हमारी अगर 2 सब यूनिट होती है तो उनके पास हमारी जो टोटल चेन्स होंगे वो हमारी कितनी हो जाएगी, 4। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन आउटसाइड ए सेल इज ट्वाइस द कंसेंट्रेशन इनसाइड if the transmembrane potential of the cell is minus 60 millivolt inside negative, the free energy change of transporting magnesium ions across the membrane against the concentration gradient at 37 डिग्री सेंटीग्रेड is fill in the blanks किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे मैं क्या गिवन है कि हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की जो हमारी कंसेंट्रेशन है वो हमारी आउटसाइड द सेल ट्वाइस है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। जैसे कि यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी आउटसाइड है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है इनसाइड। तो जो हमारी आउटसाइड द कंसेंट्रेशन है वो हमारी क्या है, 2x है, अगर हमारी यहाँ पे इनसाइड कंसेंट्रेशन मैग्नीशियम की x रहती है।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या गिवन है, इफ द ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन है इसका जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारा यहाँ पे कितना है, -60 मिलीवोल्ट। ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ यहाँ पे, द फनी एनर्जी चेंज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मैग्नीशियम आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट 37 सेंटीग्रेड इज। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि अगर हम यहाँ पे एक मैग्नीशियम आयन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो यहाँ पे जो हमारा फ्री एनर्जी चेंज आएगा, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर कितना रहेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज होगा वो हमारा किसके इक्वल रहेगा, वो हमारा होता है RT/LN, जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड डिवाइडेड बाय जो हमारी यहाँ पे इनसाइड कंसंट्रेशन होगी। ठीक है। प्लस जो हमारा यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे फेरेडे कांस्टेंट है और जो हमारे यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आर के लिए, आर यानी कि हमारा जो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 8.315 जूल में है ये हमारी। ठीक है। ये हमारा किस में हो गया, जूल में है। उसके बाद इनटू जो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमारा अगर हम केल्विन में कैलकुलेट करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 310 केल्विन, 3110 310। ठीक है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एल एन आउटसाइड, आउटसाइड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आउटसाइड हमारी कंसेंट्रेशन कितनी है, डबल है जो हमारी इनसाइड होगी, एक्स से हमारा कैंसिल यहाँ पे एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Ln2, और जो हमारा Ln2 होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 वो हमारा कितना होता है 0.69। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.69। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट है उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो जेड, जेड यानी कि हमारा जो चार्ज, चार्ज हमारा कितना है यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है फेरेडे कांस्टेंट F। अगर हम यहाँ पे फेरेडे कांस्टेंट की बात करें तो ये हमें किस में गिवन है, ये हमारे यहाँ पे गिवन है हमें किलो जूल के अंदर। ठीक है। लेकिन जो हमने यहाँ पे गैस कांस्टेंट लिखा था वो हमने किस में लिखा था, जूल के अंदर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सबनेट को सेम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा गैस कांस्टेंट है अगर हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जूल के अंदर तो वो हमारा क्या हो जाएगा 8.315। ठीक है। इंटू 10⁻³ कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फेरेडे कांस्टेंट को अब हम किलो जूल के अंदर लिख सकते हैं, ये हमारा किलो जूल में हो गया ना, तो अगर हम इसको किलो जूल में लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 96.5 इंटू जो हमारा यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा है यहाँ पे 60, और लेकिन ये हमारा किसमें है, मिली वोट के अंदर, तो पहले इसमें वोट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको वोट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा यहाँ पे 1778.57 इंटू 10⁻³ ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.778। ठीक है। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट था यहाँ पे, दूसरा कंपोनेंट की हमारी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो हमारी आएगी 11580। ठीक है। इंटू 10⁻³ और अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो वो हमारा आएगा यहाँ पे 11.58। ठीक है। और अगर हम इसको कंप्लीट को अगर हम यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो वो हमारा यहाँ पे आता है 13.358 के इक्वल। ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ रहा है, लगभग 3.35 के इक्वल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मैच द एंट्रीज इन ग्रुप 1 विद दोज इन ग्रुप 2। यहाँ पे मैं ग्रुप 1 के अंदर हमें कुछ कंपोनेंट गिवन है और उसको मैं मैच करना ग्रुप 2 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप 1 के अंदर सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे गिवन है वो हमारे यहाँ पे है जे चेन। जो हमारी जे चेन होती है ना वो हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन ए और जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन एम होता है उसकी मल्टीप्लाइजेशन के अंदर, यानी कि जो हमारा पी होगा वो हमारा किसके साथ होगा, यहाँ पे 6 के साथ। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है सर्पिन। जो हमारा सर्पिन होता है ना वो हमारे किसके अंदर आते हैं, जो हमारे C1 कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर रहते हैं। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या होगा वो हमारा किसके साथ आ गया, 4 के साथ। उसके बाद हमारे यहाँ पे है β2 माइक्रोग्लोबिन। जो हमारा β2 माइक्रोग्लोबिन होते हैं ना वो हमारे किसके कंपोनेंट होते हैं, वो हमारे कंपोनेंट होते हैं MHC क्लास 1 के। तो यानी कि ये हमारा किसके साथ हो गया, 2 के साथ। जो हमारा यहाँ पे आर्टेमिस है, आर्टेमिस हमारा रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस रहती है, जो हमारी VDJ रिकॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। जो हमारे VDJ रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स होता है उसी का हमारा एक कंपोनेंट होता है आर्टेमिस। तो यानी कि जो ये हमारा एस होगा वो हमारा किसके साथ होगा, 1 के साथ। तो जो हमारा पी है वो 6। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट, ये हमारे दोनों बचते हैं। क्या के लिए हमारा 4 आएगा तो इसीलिए हमारा ये भी इनकरेक्ट। तो हमारा यहाँ पे जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, आर के लिए 2 और एस के लिए 1। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द काइनेटिक डाटा फॉर ए सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम इज शोन बिलो। द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर I used in the reaction was equal to the Ki of the inhibitor. The Km value of an uninhibited reaction is 2 multiplied 10⁻⁻5 molar. In the presence of inhibitor, the observed Km value is, यहाँ पे मैं filling the blanks,
मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ मोलर। अब यहाँ पे मैं क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा कोई सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन थी, ठीक है, और जिसके अंदर हमारा क्या है कि जो हमारी इनिबिटर है उसकी हमें कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, वो हमारी किसकी इक्वल है, जो हमारे यहाँ पे इनिबिटर के प्रेजेंस में जो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसके इक्वल, ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो हमारी अनइमिटेड रिएक्शन है जिसके अंदर हमारा जो इनिबिटर है वो हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जो हमारी यहाँ पे Km वैल्यू आ रही है वो हमारी किसकी इक्वल है, वो हमारी है 10⁻⁻⁵ मोलर की इक्वल। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है कि जब हमारे यहाँ पे इनिबिटर प्रेजेंट होगा तो उस केस में जो हमारे यहाँ पे Km वैल्यू होगी तो वो हमारी जो अपरेंट Km आता है, ठीक है, जो हमारा अपरेंट Km क्या होगा, वो हमारा Km वैल्यू जो कि हमारी इनिबिटर की प्रेजेंस में होती है, तो वो हमारी यहाँ पे क्या आएगी वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे अपरेंट Km होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा होता है अल्फा Km के इक्वल। तो ये पहले हमें यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे अल्फा होगा, Km हमारा क्या है, जो हमारे यहाँ पे अनइमिटेड रिएक्शन के अंदर हमारी जो माइकलिस कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो हमें कितना गिवन है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। तो पहले हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हमारी अल्फा होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है 1 प्लस जो हमारे यहाँ पे इनिबिटर की कंसंट्रेशन होगी डिवाइडेड बाय जो हमारी यहाँ पे Ki वैल्यू है। अब ये दोनों तो हमारी इक्वल ही दे रखी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस ये अगर एक दूसरे के इक्वल है तो ये हमारे कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 + 1 यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो गई यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया 2, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे Km था, Km की वैल्यू मैंने यहाँ पे पता ही है वो हमारी कितनी है यहाँ पे, वो हमारी 2 × 10⁻⁻⁵ तो 2 × 2 हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 10⁻⁵। अब 10⁻⁻⁵ में यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 1 liter of phosphate buffer was prepared by adding 208 gram of Na2HPO4 molecular weight 142 and 71 gram of NaH2PO4 molecular weight 120 in water. If the pKa of the dissociation constant H2PO4 negative into HPO4 2 negative and hydrogen ion is 6.86, the pH of the buffer will be। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एक बफर बनाया है, बफर में हमारे यहाँ पे क्या क्या ऐड किया हमने, यहाँ पे हमने ऐड किया है एक तो Na2HPO4 और एक हमने यहाँ पे किया है NaH2PO4, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे Na2HPO4 है, ठीक है, उसकी हमने यहाँ पे जो मोलिकुलर वेट लिया है वो हमने कितना लिया है यहाँ पे 208, ठीक है, सॉरी जो हमने वेट टेकन किया है और जो इसका मोलिकुलर वेट है वो हमारा कितना है 142। सिमिलर जो मैं यहाँ पे NaH2PO4 दिया है उसके लिए जो हमारा यहाँ पे वेट टेकन है वो हमारा कितना है 71 और जिसका मोलिकुलर वेट है वो हमारा है 120। जो मैं यहाँ पे pKa वैल्यू जो मैं गिवन है वो हमारी कितनी है 6.86 और pH हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो हमारा क्या रहेगा, ठीक है। तो pH अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा क्या होता है हेंडरसन हेजनबेक प्रिंसिपल हमारी यहाँ पे या फिर इक्वेशन हमारी रहती है हेंडरसन हेजनबेक इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा pH होता है वो हमारा इक्वल होता है pKa प्लस जो हमारा यहाँ पे लोगरिथम होगा, लोगरिथम में हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा यहाँ पे सोल्ट होगा, ठीक है, सोल्ट डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे एसिड है, ठीक है। तो पहले में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे सोल्ट की जो हमारी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अब जहाँ पे हमें दो चीजें गिवन है, एक हमारे यहाँ पे Na2 है और एक हमारे यहाँ पे NaH2 है। तो पहले अगर हम यहाँ पे Na2H की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा करता है यहाँ पे एक एसिड की तरह, सॉरी सोल्ट की तरह काम, ठीक है, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा सोल्ट। और जो हमारा NaH2 है ये हमारा किसकी तरह काम करता है एक एसिड की तरह। तो पहले अगर हम यहाँ पे Na2 की बात करें Na2HPO4 तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी वो हमारी क्या होगी कि जितना हमने यहाँ पे वेट टेकन है यानी कि 208 डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे मोलिकुलर वेट है 142, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आती है 1.46 के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि जो सोल्ट की हमारी कंसंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी होगी यहाँ पे 1.46। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे एसिड की बात करें तो एसिड का हमारे यहाँ पे जो वेट टेकन है वो हमारा 71 मोलिकुलर वेट 120 और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 0.592 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 0.592, ठीक है। जो मैं यहाँ पे pKa है, pKa हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6.86, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 6.86 हमारा यूं का यूं प्लस हमारा जो लोगरिथम आएगा वो हमें किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा आता है 2.47, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको फर्दर आगे करके चलते हैं तो अगर हम यहाँ पे लोगरिथम करते हैं 2.47 का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा pH है वो हमारा pKa यानी कि 6.86 प्लस जो हमारा लोगरिथम आएगा, लोगरिथम हमारा इसका आता है 0.39,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा होता है 7.25 के इक्वल, यानी कि जो हमारा पीएच होगा वो हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे 7.25। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, shown below is an electrospray ionization mass spectrum of a protein। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रम गिवन है किसी प्रोटीन का, ठीक है। और इसके बेस पे हमें क्या बताना है, द नंबर रिटन ऑन द टॉप ऑफ द पीक आर द m by z वैल्यूज, मास बाय चार्ज, द मास ऑफ द प्रोटीन डिडक्टेड फ्रॉम द गिवन डाटा इज। अब यहाँ पे हमारा जो ये गिवन में डाटा है उसके बेस में हमें बताना है कि जो हमारा प्रोटीन है उसका जो हमारा टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या रहता है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम किसी एक पीक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी m बाई जेड, ये हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो हमारी हम किसके इक्वल करके चलते हैं, 2072.42, ये हमारी पीक आई है यहाँ पे, ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद जो हमारी इससे पहले वाली जो होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, m+1 डिवाइडेड बाई z+1, और ये हमारी कितनी है यहाँ पे 1813.50 इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को पहले सोल्व करके चलते हैं। पहले अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे m बाई जेड वो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2.72.42, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ये हमारा अगर हम बात करें m की, अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके चलते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2072.42 इज इक्वल टू जेड, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे हो जाती है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी ये वाली वैल्यू थी सेकंड, अगर हम इक्वेशन को लेके चलते हैं तो सेकंड इक्वेशन से हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, जो हमारा m+1 प्लस z+1 ये हमारा किसके इक्वल था 1813.50 के इक्वल। और अगर हम यहाँ पे m+1 की अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा z+1 ऊपर जाएगा, तो पहले हम इसको z के साथ मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1813.50 z, और एक बार हम इसको 1 के साथ यानी कि 1813.50, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे m की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हमारा उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाने से जो हमारा यहाँ पे z वाला है वो तो हमारा यूं का यूं रहेगा, यानी कि 181350 z, ये हमारा -1 हो जाएगा, वहां पे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा 1813.50 है, ये -1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1812.50, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है फोर्थ में। अब हमने जो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड के अंदर हमने जो m की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की थी उसको हम कहाँ पे रखते हैं, जो हमारी यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन के अंदर हमारी जो m की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2072.42 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे z भी आएगा इसके साथ, यहाँ पे हमारा z भी है ना इसके साथ, ठीक है, z इज इक्वल टू 1813.50 z इज इक्वल टू 1812.50, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आ जाता है। अब उसके बाद जो हमारी ये z वाली वैल्यू है उसको हम एक तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2072.42 z माइनस 1813.50 z इज इक्वल टू 1812.50। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा कितना आता है 258.92 z इज इक्वल टू 1812.50, और यहाँ से हमारी जो z की वैल्यू आती है वो हमारी यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 1812.50 डिवाइडेड बाई 258.92, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 7। तो यानी कि जो हमारी z की वैल्यू होगी वो हमारी किसके इक्वल आ जाती है यहाँ पे 7 के इक्वल, ठीक है। और जो हमारा z+1 होगा वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है 8 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, एक हमारे यहाँ पे z और एक हमारे पास यहाँ पे z+1, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा यहाँ पे m जो होगा हमारा यहाँ पे मास होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, जो हमारा यहाँ पे 2072.48 z होगा यहाँ पे, ये हमारा किसके लिए था, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाली पीक थी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पीक की यहाँ पे कैलकुलेट की थी, और उसके लिए जो हमारी यहाँ पे z की वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ रही है यहाँ पे 7 आ रही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 के साथ इसको मल्टीपल करना पड़ेगा, और इसको 7 के साथ अगर हम यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है 14506, ठीक है। ये हमारा किसके लिए हो गया, फर्स्ट के लिए। सिमिलर हम यहाँ पे सेकंड जो हमारी पीक रहेगी उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा m+1 डिवाइडेड बाई z+1, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे 8 हो गया, ये हमारा ऊपर चला जाएगा दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 1813.50 यहाँ पे हमारा है, इसको हम 8 के साथ मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है 14,508, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पे दो मास वैल्यू आ चुकी है, एक हमारी यहाँ पे ये वैल्यू, एक हमारे पास ये वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का एवरेज लेते हैं तो वो हमारी क्या आ जाएगी, जो हमारे यहाँ पे हमारा प्रोटीन है उसका हमारा जो मोलिकुलर वेट होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसका मीन लेके चलते हैं तो वो हमारा क्या आएगा, 14507। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको डाल्टन में कैलकुलेट करते हैं, ये जो हमारी वैल्यू आई है ना, ये हमारी किस में आई है, डाल्टन में। अगर हम इसको किलो डाल्टन में कैलकुलेट करते हैं तो किलो डाल्टन में हमारा क्या हो जाएगा, ये 14.5। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 14.5 आंसर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए ह्यूमन जीन हैज ओनली 3 एक्सोन 1, 2 and 3 in the given order. Total RNA was isolated from the cultured human kidney cell and reverse transcribed. The resultant cDNA was used as a template in a PCR reaction containing a forward primer specific to exon 1 and a reverse primer specific to exon 3. When the PCR product was analyzed by gel electrophoresis, two bands were observed of sizes 2.5 kb and 1.5 kb. However, when northern blotting was performed with the same total RNA using radio-labeled probe specific to exon 2, only one band was observed. Based on this observation, which one of the following statement is false? अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा कोई ह्यूमन जीन है जिसके अंदर हमारे 3 एक्सोन है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक एक्सोन 1, एक हमारा एक्सोन 2 और एक हमारे यहाँ पे एक्सोन 3। ठीक है, ये हमारा एक्सोन 1, एक्सोन 2 और एक्सोन 3 में यहाँ पे गिवन है। इसको हमने क्या किया कि हमने टोटल आरएनए को पहले यहाँ पे आइसोलेट किया, उसके बाद हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू हमने यहाँ पे एक सीडीएनए बनाया है। ठीक है, यानी कि यही हमारा यहाँ पे हो गया। और इसको हमने क्या किया, पीसीआर रिएक्शन के थ्रू हमने इसको एक बार हमने फॉरवर्ड प्राइमर के थ्रू इसको क्या किया, हमने यहाँ पे इसके लिए बैंड पैटर्न यहाँ पे एनालाइज किया। एक बार हमने रिवर्स प्राइमर स्पेसिफिक टू एक्सोन 3, यानी कि पहले हमने इसको लेके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी हमने प्राइमिंग करवाई है और उसके बाद हमने यहाँ पे एक बार एक्सोन 3 को यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसके हमने ट्रांसक्रिप्शन करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, व्हेन द पीसीआर प्रोडक्ट वाज एनालाइज्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू बैंड वर ऑब्जर्व्ड ऑफ साइजेस 2.5 एंड 1 kb। अब यहाँ पे हमने जब इसके पीसीआर प्रोडक्ट को यहाँ पे एनालाइज किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एक बार तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 2.5 का और एक बार हमारे यहाँ पे आ रहा है 1 kb का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो एक्सोन है, कोई एक्सोन हमने यहाँ पे क्या किया होगा, एक बार हमने स्किप किया होगा या फिर एक बार हमारा वो कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गई। ठीक है, यानी कि जो हमारा सॉरी पीसीआर प्रोडक्ट बना होगा वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट बन गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो केसेस हो सकते हैं। पहला हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारी जो डीएनए, जो हमारा सीडीएनए प्रोडक्ट है वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे बना हो। ठीक है, जिसके लिए हमने यहाँ पे प्राइमर यूज किया है ना, तो हमारा कंप्लीट यहाँ पे प्रोडक्ट बना हो। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि हमारा कुछ पोर्शन यहाँ पे रह भी गया हो। ठीक है, जब हमारा ये कंप्लीट बना होगा तभी हमारा ये 2.5 kb का आया होगा, कंप्लीट ज्यादा तो यही है, और दूसरे टाइम हमारा ये क्या होगा, ये हमारा सिर्फ 1 kb का आया होगा। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो चीजें है। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा एक्सोन है ना, ठीक है, एक्सोन 1 अगर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन हुई, जो हमारा सॉरी सीडीएनए प्रोडक्ट यहाँ पे पीसीआर के थ्रू बना होगा, अगर हमारा ये कंप्लीट होता है तो यानी कि उसके अंदर हमारा E1, E2 और E3 तीनों ही हमारी चीजें आई होंगी यहाँ पे। ठीक है, E1, E2 और E3, और हमारा तब जो मोलिकुलर वेट आया वो हमारा कितना आया यहाँ पे 2.5 kb, जो हमारा बैंड यहाँ पे आया है। दूसरे टाइम पे हमारा क्या हुआ होगा कि जो हमारा यहाँ पे अगर हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा कि हमारा E3 तो देखो यहाँ पे आएगा, अगर हम यहाँ पे किसी भी केस में लेके चल रहे हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इसको एनालाइज किया प्राइमर 1 इसके साथ हमने यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं तो हमारा E1 का तो यहाँ पे पक्का ही होगा। सिमिलर जो हमारा यहाँ पे अगर हम E3 को लेके चल रहे थे तो वहां पे भी हमारा E3 जरूर होगा। तो यानी कि हमारे पास बचता क्या है कि हमारा जो E2 है ना, मे भी हो सकता है कि हमारा E2 की यहाँ पे जो सीडीएनए प्रोडक्ट बना हो उसमें हमारा E2 ना आया हो। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पे E2 नहीं आता है तो यानी कि जो हमारा E1 प्लस E3 है उसका जो हमारा वेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा E2 है ना, एक्सोन 2 है, उसका जो हमारा मोलिकुलर वेट है वो हमारा कितना हो जाता है 1.5, क्योंकि हमारा जो टोटल बन रहा था उस टाइम पे हमारा कितना था 2.5। अब जब मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया तो हमारा क्या हो गया 1, तो ये हमारा कितना होगा 1.5। ठीक है, तो यानी कि E2 का हमारा मोलिकुलर वेट यहाँ पे क्या आता है 1.5। फर्दर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आगे क्या बोला है, However, when northern blotting हम किसके लिए करते हैं, आरएनए के लिए, ये हमने डीएनए के लिए की थी। तो जब हमने यहाँ पे नॉर्थर्न ब्लोटिंग की, यानी कि जब हमने आरएनए के लिए यहाँ पे ब्लोटिंग की है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, was performed with the same total RNA using radio level probe specific to exon 2, only one band was observed। और जब हमने यहाँ पे सिर्फ जो हमारा एक्सोन 2 है, जैसे कि हमने बताया था ना, यहाँ पे हमने क्या करवाया, ये हमारा सीडीएनए था और इससे हमने यहाँ पे अब आरएनए बनवाया है। एक हमारे यहाँ पे एक्सोन 1, 2 और 3 है,
तो जब हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करवाई है, ठीक है, इसके रेडियो लेवल रख के इसको इसके साथ हमने प्रोब यहाँ पे ऐड करके, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारा प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वो जो हमारा प्रोडक्ट एक ही में यहाँ पे बैंड जो मिल रहा है, उसके बेस पे हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, और उसके बेस पे यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं, तो ऑप्शन में हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, नॉर्दर्न ब्लोटिंग विद द प्रोब स्पेसिफिक टू एक्सोन 3 विल शो टू बैंड। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमने जैसे बताया था कि जब हमने यहाँ पे cDNA के लिए किया था, तो उस टाइम पे हमारा क्या हो रहा था कि जब हमने यहाँ पे एक्सोन 1, 2 और 3 के लिए हमने लिया था, तो उस टाइम पे हमारा क्या हो रहा था कि या तो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा cDNA प्रोडक्ट था वो हमारा कंप्लीट बन रहा था, या फिर हम यहाँ पे एक्सोन 2 की हमारी स्किपिंग भी हो रही थी। तो सिमिलर यहाँ पे RNA के लिए भी हमारा वही रहेगा, या तो हमारा कंप्लीट बनेगा या फिर हमारी यहाँ पे स्किपिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के हमारे बैंड हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, द जीन कोड्स फॉर 2 mRNA स्प्लाइस वेरिएंट। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जैसे हमने बताया कि या तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट की ही यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होगा, या फिर हमारा एक जो एक्सोन 2 है वो हमारा यहाँ पे स्किप हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद सी है हमारा, इफ द फॉरवर्ड प्राइम वाज स्पेसिफिक टू एक्सोन 2 टू बैंड विल बी ऑब्जर्व। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइमिंग करवाते हैं स्पेसिफिक किसके लिए, एक्सोन 2 के लिए, तो वहां पे हमारे 2 बैंड हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि जो हमारी स्किपिंग भी हो रही थी ना वो हमारी किसकी हो रही थी, एक्सोन 2 की हो रही थी। और अगर हम इसी के स्पेसिफिक यहाँ पे अगर हमारा प्राइमर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही टाइप का हमारा बैंड मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद है एक्सोन 2 इज 1.5 इन साइज। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो इसीलिए हमारा यही पे आंसर यही आता है, जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यूजिंग द सेंगर डाइडिऑक्सी चैन टर्मिनेशन मेथड ए पर्टिकुलर एक्सोनिक रीजन ऑफ ए प्रोटीन कोडिंग जीन वाज सीक्वेंस्ड फॉर द टू इंडिविजुअल रेफर्ड टू एज सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। द फिगर below shown is segment of the autoradiogram corresponding to a small window of the DNA sequence। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दिए हुए हैं, और इसको हमने यहाँ पे सीक्वेंसिंग किया है। ये हमारा जो डाटा है ना वो हमारा किसका है, सेंगर डाइडिऑक्सी चैन टर्मिनेशन मेथड का, ठीक है। तो इसके बेस पे हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट फॉर द सीक्वेंस डीएनए फ्रेगमेंट। और इसके बेस पे हमें बताना है कि हमारी जो इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ पे दी हुई है उसमें से हमें कौन सी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे इस डाटा के लिए हमारी करेक्ट होगी। तो इसको करने से पहले यहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके लिए हमें पहले यहाँ पे सीक्वेंस को यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट 1 है उसका हमारा सीक्वेंस यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट 2 है उसका हमारे यहाँ पे सीक्वेंस क्या आता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे सेंगर डाइडिऑक्सी चैन टर्मिनेशन मेथड रहता है, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारा कोई हमें यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 3 प्राइम एंड ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 5 प्राइम। तो अगर हमारे यहाँ पे सीक्वेंस है ATCG, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे इसके साथ डाइडिऑक्सी ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी इसकी रेप्लिकेशन होगी, तो उस टाइम पे हमारा पहले यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा 5 प्राइम एंड आएगा ना, पहले हमारे यहाँ पे क्या जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आ गया T, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा A। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऐड होगा वो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, 5 प्राइम एंड के ऊपर T। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सबसे लाइट वेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही हमारा न्यूक्लियोटाइड है। अब हो सकता है कि जो हमारा यहाँ पे ए ऐड हुआ है ना वो हमारा कैसा हो, डाइडिऑक्सी फॉर्म में हो, ठीक है, डाइडिऑक्सी ATP हो। तो हमारा क्या होगा, जो हमारी जो यहाँ पे ये सिंथेसिस हो रही है वो हमारी यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा 5 प्राइम एंड है ना वो हमारा सबसे लाइट होता है, और वही हमारा क्या होगा, अगर हम इस तरीके से इसको सेंगर मेथड के थ्रू यहाँ पे इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो जो हमारा सबसे दूर तक जाएगा वो हमारा कौन सा जाता है, लाइट वाला। और लाइट हमारा कौन सा होगा, जो 5 प्राइम एंड वाला होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 प्राइम एंड, यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, 3 प्राइम एंड। तो अगर हम 5 प्राइम एंड से इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये हमारा है A, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा सब्जेक्ट 1 का है, ये हमारा सब्जेक्ट 2 का। देन उसके बाद ये हमारा क्या जाता है यहाँ पे G, देन उसके बाद फिर से G, ये हमारा C, यानी कि G और C। फिर उसके बाद ये हमारा T G A T, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 5 प्राइम एंड से इसको लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या जाता है यहाँ पे AGGC TG, सॉरी ये A नहीं आएगा, TGAT, ये हमारा 3 प्राइम है, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो गया, सब्जेक्ट 1। सिमिलर अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट 2 के लिए करते हैं तो ये हमारा 5, ये हमारा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा T, ये हमारा A, ये हमारा G। यहाँ पे हमें 2 चीजें मिल रही है, ठीक है, यानी कि हमें A भी मिल रहा है और हमें यहाँ पे T भी मिल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा C
देन उसके बाद जी जी और ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 प्राइम एंड से अगर हम लेके चले तो ए जी जी सी ए, यहाँ पे हमारा टी भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद जी ए टी 3, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सीक्वेंस आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट 2 हैज 2 एलेलिक वेरिएंट। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट 2 में हम देख सकते हैं कि जो हमारे एक ही पोजीशन है ना, जो फिफ्थ वाला हमारे यहाँ पे है 5 प्राइम एंड से, तो फिफ्थ पे हमारे यहाँ पे ए भी हमें मिल रहा है और 2 टी भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे एलेलिक वेरिएंट होंगे। यानी कि हमें यहाँ पे दो टाइप के हमारे सीक्वेंस हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारा एक ही पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हमारा ए भी हो सकता है या फिर हमारा टी भी होगा, दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा वैसे हमारा, लेकिन उन दोनों में से हमारा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये क्या जाता है, ये हमारा एलेलिक वेरिएंट में आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद सब्जेक्ट 1 में दिया है 5 प्राइम एंड से हमें यहाँ पे टी ए जी टी, तो ये हमारा इनकरेक्ट ही हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट 2 हैज सीक्वेंस ए जी जी। अगर हम 5 प्राइम एंड से देखें तो ए जी जी बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद सी टी ए जी भी हो सकता है हमारा, सी टी जी भी हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, सी टी ए भी दे दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, जी दे दिया और फिर उसके बाद ए टी। तो ये हमारा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, ए जी जी, देन उसके बाद सी, ठीक है। यहाँ पे सी तक हमारा ठीक है। देन उसके बाद टी ए जी टी दे दिया इन्होंने। तो इन्होंने क्या कर दिया, टी भी दे दिया साथ में और जी भी दे दिया, तो दोनों साथ में नहीं होंगे, इन दोनों में से हमारा एक ही होगा यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन उसके बाद लास्ट है सब्जेक्ट 1 हैज ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिलीशन इन द जीन। तो डिलीशन तो हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि हमारी कोई डिलीशन हुई है। डिलीशन हमारी कब होती है, जब हमारा यहाँ पे एक बैंड हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते तो या तो हमारा यूं होता कि यहाँ पे जो हमारा ये ए वाला है ना, वो हमारा नीचे मिलता है इसके, ठीक है। और इसके कंपेयर में हमें यहाँ पे 1 के अंदर हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता, तो वो हमारा यहाँ पे कुछ कह सकते थे, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड की डिलीशन हुई है। लेकिन यहाँ पे हमारी कोई डिलीशन नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, A 7 kb DNA molecule of a specific sequence has 2 echo R1 and 1 PVU2 restriction and the nucleus site. The restriction site are shown below. अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कोई 7 kb का डीएनए मॉलिक्यूल है और उसके पास हमारी 2 इको R1 साइट है और एक हमारी यहाँ पे PVU2 रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस साइट है, ठीक है। और वो हमें यहाँ पे गिवन है। अब उसके बाद क्या है, द डीएनए वाज कंप्लीटली रजिस्टर्ड विद बोथ इको R1 एंड पीवीयू। अब हमने जो डीएनए मॉलिक्यूल लिया है 7 केबी का, उसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली रजिस्टर कर दिया इको R1 और पीवीयू जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके साथ। अब क्या है, द डाइजेशन प्रोडक्ट वाज प्यूरिफाइड एंड एडेड टू एन अप्रोप्रिएटली बफर्ड रिएक्शन मिक्सचर एट 73 सेंटीग्रेड which contained the cleano fragment of the DNA polymerase 1 and alpha 32 phosphate DNTPs. After 1 hour, the DNA in the reaction product was purified and analyzed by electrophoresis. The band were visualized by both ethidium bromide staining and autoradiography. The result is shown below. अब यहाँ पे हमारे क्या है कि हमने यहाँ पे 7 kb का एक हमारा डीएनए लिया है, ठीक है। और उसको हमने क्या कर दिया, इको और पीवी दोनों के साथ हमने उसको कंप्लीटली रजिस्ट कर दिया और उसके बाद हमने उसको एनालाइज किया दो तरीके से, एक हमारे यहाँ पे एथिडियम ब्रोमाइड के साथ और एक हमने उसको एडियो रेडियोग्राफी के साथ, ठीक है। तो अब उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो हमने यहाँ पे एडियो रेडियोग्राफी की है ना, ऑटो रेडियोग्राफी, तो उसमें हमने ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, वहां पे हम रेडियो लेवल मॉलिक्यूल को लेते हैं, ठीक है। वहां पे हम क्या लेंगे, एक रेडियो लेवल मॉलिक्यूल को लेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो रेडियो लेवल मॉलिक्यूल है ना, वो हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे जो हमारा ये अल्फा 32 फॉस्फेट है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रेडियो लेवल हो गया। और वो हमने किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा। अगर हमारा यहाँ पे ये डीएनए एनटीपीज है, ठीक है, तो ये हमारा किसी पॉलीमरेज के साथ ही उसी की हेल्प से हमारा ऐड हो सकता है, ठीक है। और ऐड भी हमारा कब होगा, जब हमारे पास कोई टेम्पलेट यहाँ पे होगा, ठीक है। एक हमारा फ्री एंड होगा जिसके पास हमारे यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, तो तभी हमारे यहाँ पे ये ऐड हो सकता है। और अगर हमारा ये ऐड होगा, ठीक है, जैसे कि ये हमारा अगर ये यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो हमारा ये वाला फ्रेगमेंट होगा, इनके पास हमारा क्या होगा, जो हमारा फॉस्फेट है वो हमारा कैसा है, रेडियो लेवल है, ठीक है। और यही हमारा फ्रेगमेंट हम वहां पे एनालाइज कर पाएंगे। अगर किसी के पास हमारा ये वाला फ्रेगमेंट नहीं है, ठीक है, 32 वाला, तो वहां पे हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने इथिडियम ब्रोमाइड के साथ इसको यहाँ पे एनालाइज किया, ठीक है, तो उस टाइम पे तो हमें यहाँ पे बैंड कितने देखने को मिल रहे हैं, 4। लेकिन जब हमने ऑटो रेडियोग्राम के साथ देखा तो यहाँ पे हमें 3 ही बैंड देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक हमारा ऐसा बैंड भी था जिसमें कि हमारा जो ये फॉस्फेट था ना, रेडियो लेवल, वो हमारा वहां पे इंसर्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। और अगर हम इथिडियम ब्रोमाइड की बात करें तो इथिडियम ब्रोमाइड हमारे क्या होते हैं,
ये हमारे जो डीएनए सेगमेंट है, जो हमारे डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, उनके बीच में हमारे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमें हर एक बैंड, जितने भी हमारे बैंड देखने को मिलेंगे, उन सभी जो हमारे यहाँ पे मिलेंगे ना, हमें बैंड ऑब्टेन हुए होंगे, उन सभी बैंड के अंदर हमें इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग तो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारा ऑटो रेडियोग्राम है वो हमें सिर्फ उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगा जहां पे हमारा जो अल्फा वाला जो ये हमारा फॉस्फेट है ना, ठीक है, रेडियो लेवल, वो हमारा ऐड हुआ होगा। बाकी किसी के अंदर हमें वो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी के साथ वो ऐड नहीं हुआ। अब उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारा इक्को R1 है ना, ठीक है, अगर हम उसकी यहाँ पे क्लीवेज साइड देखते हैं तो वो हमारा यहाँ पे जो एंड में बनाएंगे, वो हमारे एंड कैसे होते हैं, वे हमारे यहाँ पे होते हैं स्टैक्ड एंड। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है और अगर हम इसको इक्को R1 के साथ इसको क्लीव कर रहे हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लीव करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक हमारा जैसे कि ये फ्रेगमेंट हमारा बनेगा और दूसरा हमारा फ्रेगमेंट कैसा बनेगा, जिसके अंदर हमारे ये वाली साइड ज्यादा हो जाएगी और ये हमारी कम होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ये वाला भी हमारा टेम्पलेट की तरह काम करेगा। और अगर हमारे टेम्पलेट की तरह काम करता है तो जो हमारे यहाँ पे हमने बताया था ना, हमारा जो फॉस्फेट वाला था रेडियो लेवल, वो हमारा यहाँ पे ऐड हो सकता है। और अगर ये ऐड हो जाएगा तो उससे का मतलब क्या होगा कि वो हमारा ऑटो रेडियोग्राम के अंदर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो हमारी पीवीयू साइट हमें दी हुई है, तो इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला फ्रेगमेंट था, अगर हम इसको पीवीयू के साथ कट कर रहे हैं तो जो हमारे यहाँ पे एंड मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, ब्लंट एंड। ये इस तरीके से यहाँ पे कट कर देगा। अगर इसको ये इस तरीके से कट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, एक हमारा ये वाला फ्रेगमेंट है, ये हमारा ब्लंट एंड है, और एक हमारा ये भी हमारा ब्लंट एंड है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो हम फॉस्फेट की बात कर रहे थे रेडियो लेवल, वो फॉस्फेट हमारा यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा 32P वाला यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। और अगर ये यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये हमारा ऑटो रेडियोग्राम के अंदर में डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें बैंड दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन मैप इज इन द अरेंजमेंट विद द अबो रिजल्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि हमारे कौन सा ऐसा अरेंजमेंट होगी जो कि हमारे इस टाइप का हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ हमारा कंप्लीटली यहाँ पे मैच करेगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर ही आते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे 7 kb का हमारा प्लाज्मिड था, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दो हमारे यहाँ पे इक्को साइट है, एक हमारे यहाँ पे पीवीयू साइट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट किया था। डाइजेस्ट करने पे क्या होगा, एक हमारी यहाँ पे क्लीवेज होगी, एक हमारी यहाँ पे क्लीवेज होगी, एक हमारी यहाँ पे क्लीवेज होगी। अगर मैं पहले इथिडियम ब्रोमाइड की बात करूं सिर्फ, तो इथिडियम ब्रोमाइड के लिए जैसे हमने बताया था कि वहां पे जो हमारे जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे ना, वो सभी के सभी हमें यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे फ्रेगमेंट की बात करें तो फ्रेगमेंट हमें कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे एक हमारा 2 kb का फ्रेगमेंट हमें देखने को मिलेगा, एक हमारा यहाँ पे 7 kb का फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस दिया नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ओवरऑल डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये मैं यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। तो एक तो मैं यहाँ पे 4.5 kb का फ्रेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी कट हो गया, यहाँ पे भी कट हो गया, तो 7.5 kb का। ठीक है, दूसरा में जो फ्रेगमेंट मिलेगा वो हमारा कौन सा मिलेगा, 2 kb का। तो एक हमारा जो ये वाला फ्रेगमेंट बचा, ये हमारा कौन सा बचेगा, अब टोटल अगर हमारा 7 है तो 4.5 भी हमारा गया, 2 भी गया, तो ये हमारा बचेगा कितना, ये हमारा बचेगा 0.5 kb। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे इस वाले अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ कौन कौन से, 4.5, 2.0 एंड 0.5। अगर यहाँ पे इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 3 का हमें यहाँ पे एक बैंड देखने को मिल रहा है, 3 का तो मैं यहाँ पे मिल भी नहीं रहा, तो यानी कि ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बी ऑप्शन को देखते हैं तो बी ऑप्शन के अंदर पहले में क्या करना पड़ेगा, इथिडियम ब्रोमाइड, यहाँ पे अगर हम इसको इथिडियम ब्रोमाइड के साथ ही मैच कर रहे हैं तो इक्को पे यहाँ पे हमारा कट, यहाँ पे हमारा कट और यहाँ पे हमारा कट, टोटल हमारा ये 7 kb का दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इक्को के साथ, अगर हम यहाँ पे इसको कट करें तो ये जो हमारा फ्रेगमेंट है वो हमारा कितना है, 3.0। तो ये हमारा बिल्कुल अलग ही हो जाएगा, 3.0 का हमें मिल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद ये हमारा 2.0 का भी हमें मिल रहा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट। देन उसके बाद 0.5 का भी हमें मिल रहा है, और देन लास्ट में यहाँ पे 1.5, तो ये भी हमारा यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड के साथ तो ये हमारा करेक्टली मैच हो रहा है। अब बात हमारी किस पे आती है, जो हमारा यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राम हमें मिल रहा था। ऑटो रेडियोग्राम के अंदर हमें क्या देखना है कि हमारी जो स्टैक्ड एंड है वो हमें मिल रहा है या फिर हमारा जो ब्लंट एंड है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें इक्को R1 के साथ, तो इक्को R1 में हमारा कैसा होगा, स्टैक्ड एंड होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ पे बैंड मिलेगा। ठीक है, सिमिलर अगर मैं यहाँ पे जो, ये तो हमारा इसके लिए हो गया, इस वाले फ्रेगमेंट के लिए।
जो हमारा नेक्स्ट वाला फ्रेगमेंट है ना, नेक्स्ट वाले फ्रेगमेंट में भी तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टैक्ड एंड ही होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्योंकि हाफ तो इसके पास चला गया ना, या हाफ यहाँ पे चला गया, तो ये जो हमारा फ्रेगमेंट होगा ना, ये हमें मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि ये हमारा कैसा हो गया, स्टैक्ड एंड है। और स्टैक्ड एंड में यहाँ पे जो हमारा रेडियो लेवल वाला फॉस्फेट था वो हमें यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। उसको चलो आगे देखते हैं हम। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा ये वाला फ्रेगमेंट था, तो इसके एक साइड से तो हमारा यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, यहाँ पे हमें जो हमारा रेडियो लेवल वाला फॉस्फेट था वो हमारे यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले एंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें फिर से क्या दे दिया, इक्को R1 दे दिया। इक्को R1 अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे भी हमें कैसा मिलेगा, एक ब्लंट एंड ही मिलेगा। सॉरी, जो हमारा स्टैक्ड एंड था वही हमें यहाँ पे मिलेगा इस वाले फ्रेगमेंट के लिए। देन उसके बाद अगर मैं इस वाले फ्रेगमेंट की बात करूं 0.5 वाले की, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब अगर हमें इस साइड से हमारा स्टैक्ड एंड है तो दूसरी तरफ से भी हमारा क्या होगा, स्टैक्ड एंड ही होगा। और लास्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे क्या है, हमारा पीवीयू दिया हुआ है। और अगर हमारा यहाँ पे पीवीयू होता है तो वो हमारा कैसा कट करेगा, वो हमारा ब्लंट एंड करेगा। तो ब्लंट एंड होने की वजह से ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा लास्ट का फ्रेगमेंट होगा 1.5 का, वो हमारा कैसा होगा, यहाँ पे ब्लंट एंड में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेगमेंट कौन सा था, 3 का। ये हमारा कौन सा था यहाँ पे, 2 का। ये हमारा कौन सा था यहाँ पे, जिसकी एक साइड तो हमारा कैसा है, स्टैक्ड एंड है, और दूसरी साइड हमारा कौन सा है, ये जो 0.5 वाला है, दूसरी साइड इसका ब्लंट एंड है। और ये जो हमारा 1.5 का है, ये तो हमारा ब्लंट वाला ही है सिर्फ, क्योंकि दूसरी साइड तो इसका कट लग ही नहीं रहा, एक साइड से हमारा ब्लंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये हमें यहाँ पे 4 फ्रेगमेंट मिल रहे थे, और उसमें से जो हमारा 3 वाला है वो हमारा ब्लंट है, ठीक है। जो हमारा 2 वाला वो ब्लंट है, 0.5 का, सॉरी, जो 3 वाला वो स्टैक्ड है, 2 वाला स्टैक्ड है, और जो 0.5 का है वो हमारा ब्लंट है एक साइड से, और एक साइड से वो हमारा कैसा है, स्टैक्ड है। लेकिन जो 1.5 का है वो हमारा दोनों तरफ से ब्लंट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा रेडियो लेवल वाला फॉस्फेट है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर ये ऐड होगा तो ये हमें ऑटो रेडियोग्राम के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2 वाला हमारा यहाँ पे स्टैक्ड है, ये भी हमें देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिल रहा है। 0.5 है, अब इससे एक तरफ तो हमारा ब्लंट है, लेकिन दूसरी तरफ तो हमारा ये नॉर्मल है ना, स्टैक्ड वाला, तो यहाँ पे भी हमें जो फॉस्फेट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये हमें यहाँ पे 0.5 का बैंड भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो 1.5 का है ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा दोनों तरफ से ब्लंट है, तो जो हमारा यहाँ पे रेडियो लेवल फॉस्फेट है वो हमारे यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अगर ये ऐड यहाँ पे नहीं होता है तो यानी कि ये हमें ऑटो रेडियोग्राम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, और 1.5 हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे करेक्ट अरेंजमेंट होगी वो हमारी कौन सी हो जाती है, जो हमारा यहाँ पे बी वाला होगा। इसलिए यहाँ पे बी हमारा आंसर आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड को देखते हैं, सी के लिए, यहाँ पे फिर से हमें कैसा दे दिया, एक सर्कुलर दे दिया। यहाँ पे मैं इक्को इस पे साइड हमने क्लीव कर दिया। ये हमें फिर से यहाँ पे 2, ये हमारा कौन सा होगा, 4.5। 4.5 का तो हमारा कोई बैंड था ही नहीं, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। डी के लिए अगर हम देखें तो डी पे हमारा यहाँ पे कट, ये कट, ये कट, फिर से हमें कैसा 3 का, 2, 0.5 और 1.5, ये तो चारों हमारे यहाँ पे क्लियर है हमें। लेकिन हमारी दिक्कत कहाँ पे आएगी, अब जो हमारे यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राम वाला है। ऑटो रेडियोग्राम को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया, ये हमारा हो गया इक्को R1। अगर हम इक्को R1 की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे 3 वाला होगा तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर है। देन उसके बाद ये हमारा कैसा हो गया, स्टैक्ड वाला हो गया। नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया 3 का। अगर मैं 2 वाले की बात करूं तो एक तरफ से हमारा ये कैसा हो गया, स्टैक्ड वाला हो ही गया। दूसरी तरफ अगर से बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा हो गया, पीवीयू, यानी कि ये हमारा ब्लंट क्लियर है। दूसरी तरफ अगर मैं नेक्स्ट वाले फ्रेगमेंट की बात करूं जो हमारा 0.5 का होगा, 0.5 एक तरफ से हमारा ब्लैंक ही, ये ब्लंट ही हो गया। ये हमारा कौन सा है, 2 का। ये हमारा कौन सा हो गया, ब्लंट हो गया यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कौन सा है, यहाँ पे इक्को R1 से हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्टैक्ड, तो ये हमारा यहाँ पे स्टैक्ड हो गया 0.5। देन उसके बाद लास्ट हमारा 1.5 का है, 1.5 हमारा, अब ये हमारा कौन सा था, इक्को R1, तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, ये हमारी स्टैक्ड एंड हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा, 1.5। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा ऑटो रेडियो लेवल यहाँ पे जो फॉस्फेट होगा वो हमारा कहाँ पे ऐड हो सकता है, वो हमारा यहाँ पे ऐड होगा, फर्स्ट वाले पे बिल्कुल होगा। ये हमारा यहाँ पे टेम्पलेट है, यहाँ पे ऐड हो गया, तो 3 का हमें बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 का यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी हमें मिलेगा। देन उसके बाद 0.5 ये भी हमें बैंड यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ इसका क्या है हमारा यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, तो ये भी हमें यहाँ पे बैंड देखने को मिलेगा। लास्ट जो हमारा 1.5 है, अब इस अरेंजमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा 1.5 है ना, उसके पास भी हमारे यहाँ पे स्टैक्ड एंड है। और अगर हमारे यहाँ पे स्टैक्ड एंड होता है तो यानी कि ये वाला बैंड भी हमें ऑटो रेडियो लेवल के अंदर में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें मिल ही नहीं रहा, जो हमें यहाँ पे मिल रही है ना अरेंजमेंट जो हमें गिवन है, उसके अंदर तो हमारा 1.5 हमें डिटेक्ट होना ही नहीं चाहिए था। तो इसीलिए ये अरेंजमेंट भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।